वेलकम टू आवर वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए एलपी का आपका सीबीटी 1 का पेपर 26 से लेकर के 29 नवंबर तक चला है। तो इन 5 दिन चले पेपरों में 15 शिफ्टों में आपके पेपर कराए गए हैं। तो बारी बारी से आपको सभी शिफ्टों को हल प्रश्न करा रहे हैं। इसके पहले हमने आपको 25 तारीख की प्रथम शिफ्ट का, 32 शिफ्ट का और 33 शिफ्ट का पेपर कराया हुआ है, जिसे आप लोग प्ले स्टोर जाकर के वहाँ पर से देख लीजिएगा। आज के वीडियो में हम आपको 26 तारीख की प्रथम शिफ्ट का जो आपका पेपर संपन्न कराया गया है उसको डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम, जैसे कि आपका जेईई का एग्जाम लगने वाला है, इसके बाद टेक्नीशियन का, आरपीएफ का, एनटीपीसी, इन सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन सब क्वेश्चन को आपको तैयार करके चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। आज का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है, ये आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले एक बार आप लोग करने का प्रयास करिए। देखिए पहले वाले ऑप्शन लिखा गया योजन अपक्रिया, मतलब कि एडिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, तत्व आपस में जुड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर लोहे की क्रिया अगर आपने सल्फर से करा दी तो ये बन जाएगा FeS। तो इसमें अभिकारक के आयनों के बीच में कोई भी आदान प्रदान तो हुआ नहीं है। नेक्स्ट देखिए लिखा गया असमानुपातन अपक्रिया, मतलब कि डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन। इसमें क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल अगर टूटता है तो उसमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो। जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर यहाँ पर टूटता है तो पानी बनाता है और साथ में ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड में O की जो आपकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो -1 होती है और पानी में -2 होती है O की, और जब O स्वतंत्र होता है तो 0 होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो -1 से -2 की ओर जा रहे हैं, मतलब कि घट रहा है, तो इसका रिडक्शन भी होता है इसी में। और जब -1 से आप 0 की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब बढ़ रही है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी होता है। तो यहाँ पर दो प्रकार से अगर एक मॉलिक्यूल में क्रिया होती है तो उसे कहते हैं डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन। तो इसमें भी किसी प्रकार से अभिकारक के आयनों के बीच में कोई भी आदान प्रदान नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखिए लिखा गया अपघटन रिएक्शन, मतलब कि तोड़ने वाली रिएक्शन। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप तोड़ते हैं तो इसमें क्या निकलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो इसमें भी अभिकारक जो होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं, उनके आयनों के बीच में कोई भी आदान प्रदान नहीं हुआ। तो इस हमारे पहले, दूसरे और तीसरे ऑप्शन आपके गलत हो गए। लास्ट वाला ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन होगा, द्विविस्थापन अपक्रिया। इसे भी एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। जैसे यहाँ पर आप लिख लेंगे Na2SO4 और इसकी क्रिया करा दीजिए BaCl2 के साथ में। तो अभिकारक हमेशा मैंने आपको बताया कि लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं और राइट हैंड साइड में क्या बनता है, उत्पाद बनता है। ठीक है, तो अभिकारक के आयनों के बीच में आदान प्रदान आपसे पूछा है। तो यहाँ पर अगर सोडियम को देखेंगे तो सोडियम जो होता है प्लस आयन के रूप में होता है और SO4 -2 आयन के रूप में होता है। Ba प्लस आयन होता है +2 और क्लोरीन होता है माइनस आयन -1। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे जब अभिकारक के आयनों के आदान प्रदान होंगे तो सोडियम प्लस वाला जो है इस माइनस के साथ में क्रिया कर लेगा और ये प्लस वाला इस माइनस के साथ में क्रिया कर लेगा। तो रिएक्शन क्या बन जाएगी, यहाँ पर BaSO4 बन जाएगा और साथ में NaCl बनेगा। तो समझ गए, अभिकारक के आयनों के बीच में आदान प्रदान होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें 14-32 का नियम फॉलो होता है। 14-32 मतलब कि अगर आप इसे 1 मान लें, इसे 2 मान लीजिए, इसे 3 मान लीजिए, इसे 4 मान लीजिए, इन चारों तत्वों को, तो यहाँ पर 1 4 के साथ में क्रिया कर लेता है 14, और 32 मतलब कि 3 2 के साथ में क्रिया कर लेता है। तो इसमें आयनों के बीच में आदान प्रदान होता है। तो सही वाला ऑप्शन होगा इसका लास्ट वाला ऑप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो नीचे आपको सब्सक्राइब की बटन दिखेगी और बेल आइकन दिखेगा, जिसे दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अब देखिए नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस यौगिक को तैयार करने के लिए क्लोर क्षार प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, मतलब कि क्लोर क्षार रिएक्शन होती है। तो किसको तैयार करने के लिए 4 आपको ऑप्शन दिए गए। तो क्लोर क्षार अपक्रिया कब होती है, जब सोडियम क्लोराइड के विलयन को हम आपस में मिलाते हैं। तो सोडियम क्लोराइड मतलब कि NaCl की क्रिया कराते हैं पानी के साथ में। ठीक है, तो उत्पाद क्या बनता है, NaOH बनता है, साथ में क्लोरीन गैस निकलती है और हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। तो इस रिएक्शन का नाम होता है क्लोर क्षार अपक्रिया, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन निकली और क्षार ये हो गया। तो क्षार और क्लोरीन जब निकलती हैं तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोर क्षार रिएक्शन कहते हैं। तो NaOH और Cl2 यहाँ पर उत्पाद के तौर पर बनता है। वही आपसे पूछा गया किस यौगिक को तैयार करने के लिए क्लोर क्षार अपक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो इस यौगिक मतलब इस उत्पाद को बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का प्रयोग किया जाता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं करता है। ध्यान से आपको प्रश्न को पढ़ना है।
वाष्पीकरण मतलब कि वेपराइज करना है। जैसे कि आप मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप पानी को यहाँ पर गर्म करते हैं तो पानी को गर्म करने पर पानी जो है वाष्प बनकर उड़ने का प्रयास करता है। तो कौन जो है वाष्पीकरण के दर में वृद्धि नहीं करता है? देखिए, तापमान अगर आप बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण के दर में वृद्धि होगी, तो तापमान में कमी जो है वो वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं करती है। यही वाला कथन जो होगा वो सही हो जाएगा। पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर आप बढ़ाएंगे, जैसे आप पहले छोटे से बीकर में इसको उबाल रहे थे, अभी बड़े से बीकर में उबालेंगे तो वाष्पीकृत अधिक होगा। पवन की चाल, अगर पवन तेजी से बहेगी तो वाष्पन की चाल जो होगी वो भी बढ़ जाएगी। आर्द्रता की कमी मतलब कि अगर यहाँ पर वायुमंडल में आर्द्रता कम होगी तो वाष्पीकरण की दर जो होगी, उड़ने की दर इसकी ज़्यादा हो जाएगी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो कौन नहीं करता, यही पूछा गया था। तापमान में कमी, तापमान में वृद्धि करेंगे तो वाष्पीकरण की दर में वृद्धि और हो जाएगी। तो गलत पूछा था, तो पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रत्येक R ओम के प्रतिरोध को दो प्रतिरोधक के तुल्य प्रतिरोध आपको निकालना है। तो श्रेणी क्रम में देखिए जोड़ आए, तो श्रेणी क्रम में आप कैसे जोड़ते हैं? जैसे कि यहाँ पर आप पहला प्रतिरोध ये हो गया, दूसरा प्रतिरोध ये हो गया, इसे आप किसी के माध्यम से जोड़ देंगे। तो यहाँ पर इसे मान लीजिए R, इसे भी मान लीजिए R, दोनों को R इसने माना है। तो श्रेणी क्रम में मैंने आपको बताया था कि जो आपका तुल्य प्रतिरोध होता है वो दोनों का अगर आप इस प्रकार से जोड़ लेंगे 2R निकाल आएगा। यही आपका तुल्य प्रतिरोध होता है श्रेणी क्रम में। अगर आपसे समांतर क्रम में पूछता तो यहाँ पर इस प्रकार से 1/R1 प्लस 1/R2 लिख देते हैं। अगर R दिया है तो 2/R बन जाता, 2/R का मतलब R/2 मतलब आधा हो जाता। तो आपका समांतर क्रम में आधा हो जाएगा और श्रेणी क्रम में पूछेगा तो डायरेक्ट आपके जुड़ जाएंगे। और आपका इसमें क्वेश्चन बनता है कि श्रेणी क्रम में क्या होता है कि धारा जो होती है हमेशा समान होती है। अगर I यहाँ पर से गई है तो I यहाँ पर भी रहेगी, I यहाँ पर भी रहेगी। तो श्रेणी क्रम में धारा का मान जो होता है वो समान होता है, लेकिन वोल्टेज जो होते हैं इनके सिराओं में हमेशा अलग अलग होते हैं। तो वोल्टेज चेंज होगा, याद रखिएगा। यहाँ पर V1 है तो यहाँ पर V2 रहेगा, लेकिन धारा हमेशा समान होती है। उसी प्रकार से जो आपका समांतर श्रेणी होती है उसमें क्या होता है, उसमें वोल्टेज समान होता है और धारा आपकी बढ़ जाती है। I1 और I2 जितने आपके उसमें लगेंगे उतने में आपकी धारा बढ़ जाती है। तो वोल्टेज समान किस में होता है? समांतर श्रेणी में, और धारा समान होती है श्रेणी क्रम में। ये दोनों को आपको ध्यान में रखना है। तो सही वाला ऑप्शन होगा इसका पहला वाला। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी परिघटना पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश के किरण के मुड़ने का कारण बनती है? ठीक है, तो प्रकाश जैसे सीधी जा रही है तो कहीं पर अगर मुड़ गई इस प्रकार से या अभिलंब की ओर झुक जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। तो अपवर्तन में आपको मालूम है क्या होता है कि जैसे कोई प्रकाश जो है किसी माध्यम से अगर चेंज होती है तो वो अभिलंब की ओर झुकना स्टार्ट कर देती है। इसी प्रकार से आपने पढ़ा होगा कि तारों का टिमटिमाना जो होता है किस कारण से होता है? प्रकाश के अपवर्तन से होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश जो आता है कई वायुमंडलीय परतों से गुजर करके हमारी आंखों में प्रकाश पड़ता है। उससे जो तारे हैं टिमटिमाटे आपको नजर आते हैं, जबकि तारे टिमटिमाटे नहीं हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही प्रकाश की किरण के मुड़ने के कारण हमारे आंखों में ऐसा लगता है कि तारे जो हैं वो टिमटिमा रहे हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट है, स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार 18 ग्राम पानी के अपघटन के बाद प्राप्त ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का आपको सही अनुपात बताना है। तो जब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि पानी का अपघटन करना है तो H2O जब हमेशा टूटता है तो कैसे टूटता है? H2 और O के रूप में टूटता है। अगर इसे आप यहाँ पर बैलेंस करना चाहें तो इधर 2 कर दीजिए, यहाँ पर 2 कर दीजिए, यहाँ पर। तो इस प्रकार से जो पानी का अपघटन होता है। अब यहाँ पर अगर आप यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में अनुपात निकालना चाहें तो 2 को वैसे भी काट दीजिए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को आपको पहले रखना है और हाइड्रोजन को बाद में रखना है। तो ऑक्सीजन की यहाँ पर अगर देखें तो परमाणु भार कितना होता है? 16 होता है, और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है। देखिए H2 लिखा गया ना, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 होंगे। तो 16:2 का यहाँ पर अनुपात होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें तीसरा सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली किसी वस्तु के लिए उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 0.2 है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई आपको निकालनी है। तो आवर्धन का फार्मूला क्या होता है? मैग्निफिकेशन का फार्मूला m बराबर होता है V/U होता है। चाहे इसे आप देख लीजिए कि चाहे आप प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई कर लीजिए, या फिर अगर ऊंचाई में बात नहीं की है तो ये दूरी में बात करता है, मतलब प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, इन दोनों से ही आवर्धन आपका निकल के आता है। और उत्तल दर्पण का जो आवर्धन होता है
वो हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब आभासी बनता है और आभासी बनने के साथ में ये सीधा बनता है, ठीक है। और अवतल दर्पण का जो आपका प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। तो अवतल दर्पण का प्रतिबिंब जो होता है उसमें मैग्निफिकेशन मतलब आवर्धन माइनस में निकल कर आता है। तो अभी यहाँ पर रख लीजिए, आवर्धन आपको 0.2 दिया गया है तो 0.2 रख लीजिए। दिया गया 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली वस्तु, तो वस्तु को मतलब कि नीचे रखेंगे 5 सेंटीमीटर और v निकालना है, मतलब कि प्रतिबिंब की ऊंचाई आपको निकालनी है। तो डायरेक्ट यहाँ पर तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे तो v निकल कर आ जाएगा 1.0 सेंटीमीटर, मतलब कि 1 सेंटीमीटर जो कि लिखा गया है दूसरे वाले ऑप्शन में। तो इस प्रकार से पॉजिटिव में आपकी प्रतिबिंब की ऊंचाई निकल कर आएगी, सही ऑप्शन होगा दूसरा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड पर लगने वाला 5 न्यूटन के नियत बल के द्वारा किया गया कार्य आपको 5 जूल दिया गया है, तो बल की दिशा में पिंड का विस्थापन क्या होगा, ये आपको निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 8वां होगा। तो इसमें देखिए फार्मूला क्या लगेगा, वर्क का फार्मूला लगाइए, W बराबर क्या होता है F इंटू एस होता है। तो कार्य तो आपको दिया गया है 5 का, बल आपको देखिए 5 दिया गया है और आपसे पूछा गया बल की दिशा में विस्थापन S आपसे पूछा गया है, तो 5 से 5 कट जाएगा तो S बराबर आ जाएगा 1 मीटर के आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। तो सब कुछ स्टैंडर्ड में है तो मीटर में आपको रखना पड़ेगा और 1 इसमें आंसर आ जाएगा विस्थापन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये 9वां होगा, कौन सी अधातु एक द्रव होती है, ये आपको बतानी है। देखिए क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जाता है कि रूम टेम्परेचर पर कौन सी अधातु द्रव होती है। तो अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन सही करिएगा। अगर आपसे धातु पूछता है रूम टेम्परेचर पर कौन सी धातु द्रव होती है, तो वहां पर आपको पारा सही करना है, Hg सही करना है। ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रख के चलनी है। अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन और धातु पूछेगा तो पारा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 10वां क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। विद्युत चुंबक एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग चुंबकीय क्षेत्र को विद्युत ऊर्जा में चेंज करने के लिए किया जाता है, ये बात बिल्कुल गलत है। विद्युत चुंबक का उपयोग नहीं होता है, इसमें उपयोग होता है जनरेटर का उपयोग होता है, ठीक है। विद्युत चुंबक एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में चेंज करने के लिए किया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में नहीं चेंज किया जाता है कभी भी, तो ये भी गलत हो गया। तो इसके दोनों ही कथन जो हैं वो गलत हैं विद्युत चुंबक के सापेक्ष में, ना तो पहला ना तो दूसरा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से जीव में विखंडन के द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है, ठीक है। तो लेशमानिया में अलैंगिक आपका प्रजनन होता है जो कि आपका विखंडन के द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम में भी होता है, अमीबा में भी आपका द्विखंडन या फिर बाइनरी विखंडन होता है। केचुआ जो होता है इसमें अलैंगिक जनन ही नहीं होता, इसमें लैंगिक जनन होता है, क्योंकि केचुआ जो आपका होता है उभयधर्मी होता है, इसमें नर और मादा दोनों होते हैं। कुछ ऐसी कछुए की प्रजातियां होती हैं जिसमें आपका लैंगिक जनन होता है, लेकिन ज़्यादातर कछुओं में लैंगिक जनन होता है और इसमें नर और मादा दोनों ही आपस में क्रिया करती हैं, इसलिए केचुए में लैंगिक जनन ज़्यादातर में होता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा विकल्प निलंबन के गुणधर्म को नहीं दर्शाता है। निलंबन मतलब होता है सस्पेंशन, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं सस्पेंशन। अब निलंबन में क्या होता है, इसमें पूछा गया कौन सा नहीं है। तो निलंबन के कण इससे गुजरने वाले प्रकाश किरण को फैला देते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। निलंबन के कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता, ये बात गलत है। तो यही पूछा गया था, तो हमको सही करना है यही वाले ऑप्शन को। निलंबन प्राकृतिक रूप से अस्थायी होता है, ये बात बिल्कुल सही है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण, ये बात बिल्कुल सही है। तो सही होगा हमारा ये दूसरा वाला, क्योंकि निलंबन को हम आंखों से देख सकते हैं। निलंबन क्या होता है, जैसे कि आप देखिए कि एक बीकर ले लीजिए, इसमें आप ले लीजिए बालू और जल ले लीजिए, ठीक है। बालू और जल को जब आप हिला देंगे ना, तो हिलाएंगे तो बालू जल के ऊपर धीरे धीरे चढ़ेगी, तो आप इसे आंखों से देख सकते हैं। लेकिन कुछ देर बाद बालू नीचे जाकर के बैठ जाती है। तो निलंबन की क्रिया जो होती है अस्थायी होती है, मतलब जब आप हिला देंगे, गति दे देंगे, तो बालू चलायमान हो जाएगी, तो आंखों से आप देख भी सकते हैं। और जब स्थायी हो जाएगा तो बालू नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर आ जाएगा। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, बालू और पानी आपस में मिलते नहीं है, तो विषमांगी हो गए। और जब आप प्रकाश को गुजारेंगे तो इन्हीं कणों के माध्यम से प्रकाश जो है फैल जाता है। एक एग्जाम्पल तो बालू और पानी का दे दिया, एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, जैसे आप यहाँ पर चाक और पानी को देख लीजिए। चाक और पानी को आपस में जब मिलाएंगे, चाक जैसे आप लिखते थे
तो उसे ही मिलाएंगे तो चाक फिर नीचे बैठ जाएगी आकर के। वैसे जब आप हिलाएंगे, गति देंगे, तो आप उनके कणों को आंखों से देख सकते हैं। तो कौन सा नहीं है निलंबन में? सही होगा ऑप्शन नंबर इसका दूसरा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें कोई भी झिल्ली नहीं होती है? ऐसे बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें पूछा गया नहीं है, गलत है। तो इन सबको आपको प्रश्न को बिल्कुल लास्ट तक पढ़ के चलिएगा, बहुत गलतियां होती हैं। तो पादप कोशिका में तो बाहर आपको जानते हैं कि सेल वॉल होती है। कवक कोशिका की कोशिका भित्ति आपको मालूम है किसकी बनी होती? काइटिन की बनी होती है, तो इसमें तो झिल्ली होती है। जंतु कोशिका को आपको मालूम है कि सेल मेम्ब्रेन होती है। तो विषाणु में देखिए कोई भी झिल्ली नहीं होती। विषाणु जो होते हैं अति सूक्ष्म होते हैं, परजीवी होते हैं और आपके कोशिकीय होते हैं। इसमें कोशिका भी नहीं आपकी होती है। तो ये कैसे बने होते हैं? इनमें प्रोटीन का एक आवरण होता है जिसके अंदर जो है वो न्यूक्लिक अम्ल भरा होता है। तो इसमें कोई भी झिल्ली नहीं होती है। ठीक है, तो प्रोटीन के अंदर ही न्यूक्लिक अम्ल भरा होता है, यही विषाणु होते हैं। और विषाणु की खोज किसने की थी? ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा वैज्ञानिक का नाम इवानोव्स्की। इन्होंने विषाणु की खोज की थी। कब की थी? 1892 में की थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है तंत्रिका कोशिका मतलब न्यूरॉन का कौन सा भाग सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होता है? ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग न्यूरॉन का चित्र देख लेते हैं। ये देखिए पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है और सबसे ऊपर यहाँ पर डेंड्राइट्स लिखा गया है। तो डेंड्राइट्स का काम क्या होता है? रिसीव सिग्नल फ्रॉम दी अदर न्यूरॉन सेल्स। जो अदर न्यूरॉन सेल्स के सिग्नल होते हैं उनको रिसीव करने का, प्राप्त करने का काम जो होता है वो डेंड्राइट का होता है। ये छोटे छोटे जो आपको यहाँ पर डेंड्राइट दिख रहे होंगे, यही हमारी तंत्रिका कोशिका में सिग्नल को रिसीव करने का काम करते हैं, सूचनाओं को प्राप्त करने का काम करते हैं। इसलिए सही होगा डेंड्राटिक ट्रिप। ठीक है, सूचनाओं को प्राप्त करने का काम होता है। समझ गए? और भी आप लोग इसके पार्ट्स को देख लीजिएगा, जैसे इसमें आपका सेल बॉडी होती है, न्यूक्लियस होता है, एक्सॉन होता है। इनके कार्य जब पूछेगा तब इनको और विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पूछा जा रहा है कि अदर देन द नर्वस सिस्टम मतलब कि तंत्रिका तंत्र के अलावा विच अदर सिस्टम हेल्प्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी। मतलब कि तंत्रिका तंत्र के अलावा ऐसा कौन सा सिस्टम है जो हमारे शरीर को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है? तो वो आपको बताना है। तो सही वाला ऑप्शन होगा इसका लास्ट वाला ऑप्शन, मतलब कि इंडोक्राइन सिस्टम। अंतःस्रावी सिस्टम या फिर अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वो नर्वस सिस्टम के अलावा हमारे शरीर को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करती हैं। तो इसे आप लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। जैसे यहाँ पर टाइप्स ऑफ बॉडी कोऑर्डिनेशन लिखा गया है, बॉडी को जो कोऑर्डिनेट करती हैं, इसमें सबसे पहले आता है आपका नर्वस सिस्टम, जो कि आपसे पूछा गया अदर देन आपको बताना है, नर्वस सिस्टम के अलावा आपको बताना है। तो उसमें आपका हार्मोनल कोऑर्डिनेशन आएगा, जिसमें कंट्रोल बाय इंडोक्राइन सिस्टम आता है। मतलब कि अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं जो आपकी ग्रोथ ऑफ ग्लूकोज को मैनेज करती हैं, ब्लड कंसंट्रेशन को कंट्रोल करती हैं। तो ये सब क्रियाएं जो हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां करती हैं। और साथ में अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो नर्वस सिस्टम का काम होता है जैसे आप चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सारे सेंसेस जो आपकी होती हैं ये सब कंट्रोल जो होता है आपका तंत्रिका तंत्र का होता है। उसके अलावा पूछा था तो एंडोक्राइन सिस्टम को आपको सही करना था, जो कि आपका लास्ट वाला ऑप्शन था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है जब एक खाली बोतल को वायुरुद्ध तरीके से बंद किया जाता है और पानी के अंदर ढकेला जाता है तो छोड़े जाने पर वो वापस उछल जाती है, ऐसा क्यों होता है आपको बताना है। जैसे एक बाल्टी के अंदर आप यहाँ पर पानी रख लीजिए और पानी में कोई खाली बोतल को बंद कर लीजिए ढक्कन के सहित, और उसे जब आप दबा करके नीचे आप छोड़ने का प्रयास करेंगे या दबा करके आप नीचे की ओर ले जाएंगे तो वो फिर से ऊपर आ जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि बोतल पर पानी का उत्प्लावन बल बोतल पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है। तो पानी जो है नीचे से उत्प्लावन बल लगाता है और तभी जो बोतल है वो ऊपर आ जाती है। इसलिए सही ऑप्शन होगा चौथा वाला ऑप्शन। ठीक है, तो खाली बोतल की बात किया है तो खाली बोतल में गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो कम लगता है, उत्प्लावन बल जो है वो ज़्यादा लगता है, इसलिए बोतल ऊपर आ जाती है। यही बोतल अगर भरी होगी तो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा लगेगा और नीचे जाकर के वो बैठ जाएगी। तो बोतल पर पानी का उत्प्लावन बल बोतल पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है। तो ठीक है, उत्प्लावन बल अधिक है तभी तो ऊपर की ओर फिर से वो ढकेल दे रहा है। समझना है आपको क्वेश्चन को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भौतिक राशि वेग परिवर्तन की दर को दर्शाती है? तो वेग परिवर्तन की दर मतलब कि डेल्टा वी बाई टी क्या होता है? तो मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि एक्सेलरेशन होता है। इसका मतलब कि
अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग को घटा दीजिए और समय से भाग कर देंगे तो ये त्वरण मतलब कि एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो सही वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? दूसरा वाला ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पौधों में रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करता है, ये आपको बताना है। तो पौधे देखिए भोजन कैसे बनाते हैं, जब उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, साथ में पानी मिल जाए, सूर्य का प्रकाश मिल जाए और क्लोरोफिल मिल जाए तो पौधे जो हैं वो ग्लूकोज मतलब C6H12O6 साथ में ऑक्सीजन गैस और पानी निकालते हैं। तो यहाँ पर से आपको समझ में आ गया कि उत्पाद जो बन रहा है ये ग्लूकोज है और इसी से जो भोजन का निर्माण करने का काम जो होता है पौधे करते हैं और इसी से ऊर्जा अपनी प्राप्त करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि 4-5 दिन अगर सूरज नहीं निकलता है तो पौधे ज़्यादा भोजन नहीं बना पाते हैं। तो पौधे क्या करते हैं, इसी ग्लूकोज को, ग्लूकोज जो होता है आपका मोनोसेकेराइड में आता है, तो इसी ग्लूकोज को जोड़ करके पॉलीसेकेराइड बना लेते हैं और पॉलीसेकेराइड में स्टार्च आता है तो ग्लूकोज से स्टार्च में चेंज करके इसी भोजन को रक्षित कर लेते हैं आंतरिक ऊर्जा के तौर पर, ताकि अगर 2-4 दिन सूरज नहीं भी निकलता है तब भी वह भोजन को प्राप्त कर सकेंगे। तो ग्लूकोज जो है उसको चेंज कर लेते हैं स्टार्च में और जब एनर्जी लेनी होती है तो स्टार्च और वाटर क्रिया करके फिर से ग्लूकोज बना लेते हैं। तो रक्षित करने का काम जो होता है स्टार्च के रूप में पौधे भोजन को एकत्रित कर लेते हैं, यही आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा जीव जो है एक कोशिकी नहीं है, ठीक है, जिसमें एक कोशिका से ज़्यादा या बहुकोशिकाएं होती हैं वे पौधा होता है। पौधे में, जंतुओं में, इन सभी में बहुकोशिकी होती हैं। पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, क्लेमाइडोनास हो गया, इन सभी में एक कोशिकी होते हैं और आप इन्हें माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं, ठीक है। तो पौधों में बहुकोशिकाएं होती हैं, अगर जंतु भी लिख देता तो उसमें भी आपकी बहुकोशिका होती है। अगर आकस्मिक पूछेगा जिसमें कोशिका होती ही नहीं है वो आपका विषाणु को वहाँ पर आप लोग सही करिएगा। अब यहाँ पर देखिए साइंस के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। साइंस से आपके सिलेबस में 20 क्वेश्चन रखे गए थे और 20 ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे गए थे तो उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। और काफ़ी कठिन लेवल की आपकी करंट अफेयर पूछी गई थी, जो कि जो लोग डीप करंट अफेयर पढ़े होंगे वही लोग इन 10 क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो ये आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें एक बार आप लोग देखते हुए चलिए। पूछा गया था कि भारतीय टीम ने निम्नलिखित में से किस टीम को हरा करके शतरंज ओलंपियाड 2024 का खिताब जीता है। तो ये जीता है अजरबैजान की टीम को हरा करके। ये हुआ कहाँ पर था, ये बुडापेस्ट में हुआ था, याद रखिएगा। बुडापेस्ट में 2024 में आपका शतरंज ओलंपियाड हुआ था और अजरबैजान की टीम को हरा करके स्वर्ण पदक जीतने का काम जो किया है वो भारतीय महिला टीम ने किया, याद रखिएगा। चेस में, शतरंज में। और ये किस नंबर का था, ये आपका शतरंज ओलंपियाड, ये 45वें नंबर का था, ये भी आपको याद करके चलना है। अब देखिए नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में कहाँ पर हुए थे। जो पैरा गेम्स की बात करेंगे खेलो इंडिया में, ये पहली बार आपके पैरा गेम्स जो हैं वो 2023 में नई दिल्ली में आपके हुए थे। किस राज्य ने बाजी मारी है, सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं, तो हरियाणा को याद रखिएगा। हरियाणा ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स में टोटल आपके 105 पदक जीते हैं, जिसमें 40 आपके गोल्ड हैं, 39 रजत पदक हैं और 26 आपके कांस्य पदक हैं। अगर हम शुभांकर की बात करेंगे, शुभांकर कौन थी इस खेल की, तो गौरैया नामक चिड़िया आप जानते हैं, वे इस खेल की शुभांकर के तौर में रखी गई थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि कोप 28 दुबई में जो आपका हुआ था इसमें किसने भाग लिया था। तो इसमें नरेंद्र मोदी मतलब राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था, जिसमें आपके नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। आप देखिए कोप 29 याद कर लीजिए, ये भी आपका हो गया है। कहाँ पर हुआ है, अजरबैजान में हुआ है कोप 29। और 30वां कहाँ पर होगा, ये आपका ब्राज़ील में होगा। तो 2000 ये आपका कोप 28 आपका 2023 में हुआ, 28 2023 में, ये आपका 2024 में और नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि ये आपका 25 में ब्राज़ील में होने वाला है। तो इसे आप अपडेट कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है सृजन गुरु केलुचरण महापात्र उड़ीसी नृत्यवास द्वारा गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार 2024 का आयोजन किस माह में किया गया था। तो ये हमेशा आपका सितंबर माह में किया जाता है। और ये पुरस्कार कब से स्टार्ट है, 1995 से इस पुरस्कार को स्टार्ट किया है, क्योंकि केलुचरण जो गुरु महाराज थे उन्होंने जो आपका उड़ीसी नृत्य होता है
उसको लगातार बढ़ाने का काम किया, उसके जन्मदाता माने जाते हैं उड़ीसी नृत्य के गुरु केलचरण। तो उन्हीं के नाम पर ये पुरस्कार की शुरुआत 1995 में किसने की थी? उनके शिष्य थे रतिकांत महापात्र, उन्होंने इस पुरस्कार की शुरुआत की थी और हमेशा ये सितंबर में बांटा जाता है, ये आयोजन किया जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। उड़ीसी नृत्य से आपके संबंधित हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है 2023 में किसे अमेरिकी सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन के रूप में सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है निखिल डे। निखिल डे का नाम कई जगह पर आता है, जैसे कि मजदूर किसान शक्ति संगठन में ये काम करते हैं, साथ में सूचना एवं रोजगार अभियान भी चलाते हैं। इन्होंने सरकारी जो योजनाएं होती हैं उसमें जो भ्रष्टाचार होता है उसको उजागर करने का काम किया था, इसलिए अमेरिकी सरकार के द्वारा इन्हें अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन के रूप में सम्मानित किया गया है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है कि मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार मॉर्गन स्टैनली शोध के अनुसार 2025 के वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर का पूर्वानुमान क्या रहेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो जितनी भी संस्थाएं हैं वो ज़्यादातर भारत को 6.5 से लेकर के 7 तक % जीडीपी वृद्धि को दिखा रही हैं, ठीक है। जैसे आपके IMF हो गया, तो इस प्रकार कई संस्थाएं जो हैं इसी के बीच में भारत की जीडीपी वृद्धि को हर साल पहले से अनुमान लगाती हैं। तो भी ऑप्शन में भी देखिए कितना दूर दूर ऑप्शन रखे गए हैं। कोई समझदार व्यक्ति होगा तो देख ही लेगा कि भारत की वृद्धि दर किसके आसपास चल रही है। 6 से 7 के बीच में एक ही ऑप्शन था, उससे आप आराम से सही कर सकते थे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 सितंबर 2024 को जोरावर लाइट टैंक का सफल ऑटोमोटिव परीक्षण भारत के रक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कीर्तिमान था। इस लाइट टैंक को विकसित करने के लिए किस संगठन उत्तरदायी है? तो इसे बनाया DRDO ने, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने, साथ में कंपनी है L&T, उन्होंने मिल करके इनका साथ दिया है और एक लाइट टैंक बनाया, मतलब कि हल्का सा टैंक है जो आप पहाड़ों में भी इसे लेकर के जा सकते हैं और वहाँ पर भी ये अपना काम करेगा। तो लद्दाख जैसे क्षेत्र में चीन से लड़ाई करने में मददगार रहेगा ये लाइट टैंक, इसीलिए इसे सफल परीक्षण किया गया है। और जनरल थे हमारे जोरावर सिंह, उन्हीं के नाम पर इसे रखा गया है। जोरावर लाइट टैंक उन्हीं जोरावर सिंह के नाम पर इन्हें रखा गया है, DRDO ने बनाया है। शैलेश नायक को 2024 में किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये आपको बताना है। तो पद्मश्री 110 लोगों को मिला है, तो एक बार आप लोग लिस्ट को अपडेट करके एक बार देख लीजिएगा। लगातार पद्मश्री से, पद्म भूषण से, पद्म विभूषण से क्वेश्चन बने हैं। मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको पद्म विभूषण और पद्म भूषण की लिस्ट आपको याद कराई है, उसे आप लोग देख लीजिएगा। शैलेश नायक जो हैं विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कार्यरत हैं और उन्हें मिला हुआ है 2024 में पद्मश्री, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि दूर संचार के क्षेत्र में 2024 में डिजिटल भारत निधि का प्रशासन नामक से एक मसौदा तैयार किया गया है। ये किस तारीख को प्रकाशित किया गया था? बताइए, तारीख तक आपके एग्जाम में पूछी जा रही है, इतना डीप पूछने का प्रयास कर रहे हैं। तो 4 जुलाई 2024 को ये प्रकाशित किया गया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा, डिजिटल भारत की निधि प्रकाशन। इसमें क्या है, मतलब कि दूर संचार के जो नेटवर्क हैं, संस्था है, उसका रखरखाव, उसका विस्तार और किसी से भेदभाव किए बिना उसको साझा करने की जो प्रणाली है उसको लागू करने का काम 4 जुलाई 2024 को पहले इसे परामर्श के लिए मसौदा तैयार किया गया है और फिर 5 जुलाई को इसे लागू किया गया। तो पहले प्रकाशित किया गया था, फिर इसे लागू किया गया 5 जुलाई को। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय गायिका को 2024 में पहली बार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? ये आपसे पूछा गया था। तो पिछले वाले वीडियो में जब हमने आपको पद्म भूषण की लिस्ट दिखाई थी तो वहाँ पर हमने आपको उषा उत्तप का नाम बताया था। तो ये देखिए क्वेश्चन आपका नेक्स्ट वाले सेट में पूछ लिया गया। तो सबसे पहले आप लोग देखिए पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, द्रोणाचार्य पुरस्कार, इसके बाद आपका अर्जुन पुरस्कार, विज्ञान रत्न पुरस्कार, ऐसे पुरस्कारों को देख करके एग्जाम में जाइएगा। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और बने भी हैं। लेटेस्ट आपको जो एग्जाम का पेपर हुआ है। अब देखिए हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। कार्बन की संयोजकता क्या है ये आपको बतानी है। आप लोग बता सकते हैं, कई बार मैंने क्वेश्चन आपको कराया हुआ है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और वन डे एग्जाम क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो संयोजकता क्या होती है? आखिरी कक्ष में जो आपका इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी संयोजन करने की जो क्षमता होती है उससे हम लोग संयोजकता कहते हैं, ठीक है। तो 3, 4, 2, 6 में से आपको बताना है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर लिखिएगा
और जिनका भी पेपर ये 26 तारीख की प्रथम शिफ्ट का पेपर था, आपने इस शिफ्ट में कितना स्कोर किया है इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा, ठीक है। और जो लोग एग्ज़ाम की तैयारी करें, नेक्स्ट एग्ज़ाम जैसे कि आपका जेई का, एनटीपीसी का, टेक्नीशियन का, ग्रुप डी के, इन सभी आरपीएफ के एग्ज़ाम लगने वाले हैं, उनके लिए करंट अफेयर और जिसमें साइंस आ रही है तो साइंस के सारे क्वेश्चन आपको तैयार करके चलने हैं। तो आशा करते हैं कि ये साइंस के क्वेश्चन में कम से कम आपने 20 में से 15 सही किए होंगे। और करंट अफेयर अगर आप 5 भी सही कर ले जाते हैं 10 में से, तो 30 क्वेश्चन में अगर आपका स्कोर 20 तक रहा है तो आप एक अच्छे स्टूडेंट की श्रेणी में आएंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा कर वीडियो को लाइक किया करिए और शेयर किया करिए। शेयर करेंगे तो हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी 15 शिफ्टें हैं उनको आपको एग्जाम तक कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। ये सारे आपके लेटेस्ट क्वेश्चन हैं और आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम आपको 26 तारीख का सेकेंड शिफ्ट का पेपर कराएंगे और एक वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं जिसमें हम आपको फार्मूले, जितने आपके फिजिक्स के फार्मूले हैं उनको आपको पहले सरल से थोड़ा मीडियम तक ले जाएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो कराएंगे तो मीडियम से कठिन की ओर जितने भी आपके फार्मूले हैं अभी तक जिनसे न्यूमेरिकल से क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको कराने का काम करेंगे। तो आप लोग लगातार लगे रहिए, एग्जाम की तैयारी करिए, हम भी आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।